मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 11th। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे सेट थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद 11th के लिए। ये टॉपिक है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें पहले हम लोग रिलेशन की बात देखेंगे, उसके कुछ एक्सरसाइज हैं उसको देख लेंगे, उसके बाद फंक्शन की बात देखेंगे। फंक्शन की बात अगर इस वीडियो में मिल जाएगा मौका तो इसमें करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। इसमें पहले रिलेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग करेंगे फंक्शन की बात। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में। तो अब हमने उस वीडियो में कहा था कि रिलेशन आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है और फंक्शन आपके रिलेशन से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखे, उसके बाद रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन का एक डिफिनीशन देते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन कहा जाता है कि इफ ए एंड B are the two non-empty sets then any subset of A into B is called a relation from A to B। ए से बी में एक रिलेशन कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका ए एक सेट है जिसमें 1 2 दो एलिमेंट हैं एंड बी एक सेट है जिसमें 3 4 5 आपके। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट में आपके 6 ऑर्डर पेयर मिलेंगे या 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उस 6 एलिमेंट्स में से प्रोडक्ट के जो एलिमेंट मिल रहे हैं उस एलिमेंट्स में से कोई भी सबसेट बनाएंगे तो हर एक सबसेट ए से बी में एक रिलेशन कहलाएगा। तो देन R1 मान सकते हो, चाहे R मान सकते हो। R ये पहला एलिमेंट 1 लिए और दूसरा में से 3 ले लिए, वैसे ही 1 4 ले लिए। इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। सिमिलरली यहाँ R1 लिख दीजिए। सिमिलरली R2 इक्वल्स टू 2 5 इज also a relation from A to B। तो इस तरीके से इसका कोई भी, अब 6 एलिमेंट हैं तो आप 5 ही लेंगे। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो प्रोडक्ट सेट का भी सबसेट होगा और प्रोडक्ट सेट का जब सबसेट होगा तो ए से बी में रिलेशन कहा जाएगा। तो 5 हर एक सेट में रिलेशन कहलाता है। उसके अलावा आप एक एक एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाइए, 2 एलिमेंट को लेकर के, यानी 2 ऑर्डर पेयर को लेकर के बनाइए, 3 ऑर्डर पेयर को लेकर के बनाइए, 4 5 मैक्सिमम 6 ऑर्डर तक बना सकते हैं इसमें। तो वो सारे के सारे इसके रिलेशन कहलाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ ए का वैल्यू p हो, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू p and number of q and number of b equals to q, then the number of
रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 2 का पावर कितना होगा, तो नंबर ऑफ ए इंटू बी, और नंबर ऑफ ए इंटू बी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, और नंबर ऑफ ए का वैल्यू पी आप लिए हैं, बी का वैल्यू क्यू लिए हैं, तो 2 का पावर लिख सकते हैं पी क्यू। तो इस तरीके से टोटल नंबर की संख्या, रिलेशन की संख्या निकल जाएगी कि ए से बी में कितने आपके रिलेशन बन रहे हैं। अब इन रिलेशंस को हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये ए हुआ, ये हो गया बी, तो इसमें 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, इसमें 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना चाहें तो क्या करेंगे कि ए से 3 का, 1 से 3 का, 1 से 4 का, 1 से 5 का सब पर एरो देंगे, फिर 2 से भी 3 का, 2 से 4 का, 2 से 5 का सबका एरो देंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन हमको दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि R1 कह रहा है कि 1 3, यानी 1 का इमेज होगा 3 और 1 का 4, यानी 1 का इमेज हो गया 4। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर लिख सकते हैं, ये आपका हुआ R1। ऐसे ही सेकंड है 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका A, ये हो गया B। तो इसमें R2 में क्या करा है, केवल 2 5, यानी 2 का ये इमेज हो गया। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम से दिखाते हैं। तो पहले साइड में, लेफ्ट साइड में हम लोग रखते हैं क्रॉस के पर, जिसमें रिलेशन कहा जा रहा है। तो फ्रॉम के बाद जो सेट दिया रहता है उसको हम पहले लिखते हैं, और 2 के बाद जो दिया रहता है उसको बाद में लिखते हैं, और पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ एरो मार्क करते हैं, और एरो मार्क केवल उसी को करते हैं जिसका जो रिलेटेड टर्म होता है। यहाँ पर जैसे 1 और 3 है रिलेटेड, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 रिलेटेड टू 3, ऐसे ही 1 रिलेटेड टू 4। अब 1 5 से रिलेटेड नहीं है तो लिखेंगे कि 1 आर नॉट रिलेटेड टू 5, इट्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वैसे ही दूसरे वाले में देखेंगे तो 2 आपका 5 से रिलेटेड है तो 2 रिलेटेड टू 5 लिख सकते हैं, बाकी नहीं है तो उसको नोट लिखेंगे। तो इस तरीके से रिलेशन को हमने यहाँ पर देखा कि टेबुलर फॉर्म में लिख लिए, हम लोग वेन डायग्राम के द्वारा दिखा लिए, आर के फॉर्म में भी लिख लिए। अब आती है बात कि रिलेशन से कुछ रिलेटेड टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है रेंज, एक होता है डोमेन, और एक होता है कोडोमेन। तो रेंज, डोमेन और कोडोमेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए इसमें रेंज जो होता है वो बेसिकली रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द इमेजेज। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेंज ऑफ R1, ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसी को लिख सकते हो कि रेंज ऑफ R1, जो अभी लिखे थे हम लोग। तो R1 में हमने क्या देखा था कि इस रेंज मीन्स होता है सेट ऑफ इमेजेज। ये ध्यान रखना है कि रेंज का मतलब हुआ सेट ऑफ इमेजेज। तो ये वैल्यू कितना होगा, तो देखिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जैसे लिखे थे हम कि 1 3 बिलोंग कर रहा है R1 में, फिर 1 4 ये भी बिलोंग कर रहा था R1 में, तो इसका मतलब क्या हुआ है। और फिर एक 2 भी था कि 2 5 आपका बिलोंग कर रहा था R2 में, तो 1 3 बिलोंग कर रहा था। तो देखिए इसमें इमेज कौन हुआ, तो इमेज हुआ है आपका 3 और 4। तो 3 को हम लिख दिए, 4 को लिख दिए, तो ये हमारा हो गया रेंज। ऐसे ही कहता है रेंज R2
R2 का रेंज लिखेंगे तो कितना होगा, तो R2 में इमेज हमारा कितना था, केवल 5 था, तो इसलिए उसका हो गया हमारा 5 हो गया। इसके बाद आता है डोमेन। तो डोमेन में हम लोग क्या लिखते हैं, डोमेन ऑफ R1। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेज। प्री इमेजेज, तो प्री इमेजेज यानी इमेज के पहले का टर्म, तो इमेज का पहले का टर्म, इमेज तो हर ऑर्डर पेयर में बाद वाला हुआ है, और पहले वाले को कहते हैं प्री इमेज। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 3 है, तो इसमें ये इसको हम लोग बोलेंगे प्री इमेज, इमेज, और ये जो आपका हुआ इसको हम लोग बोलेंगे इमेज। तो डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेज। तो प्री इमेज आर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर में देख रहे थे कि प्री इमेज यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट के रूप में केवल 1 है, तो एक ही लिखेंगे। ऐसे ही डोमेन ऑफ R2, R2 का डोमेन कितना लिखेंगे, तो R2 वाले में देखिए R2 में आपका 2 आया है पहले, तो इसको लिख देंगे 2, तो ये R2 का वैल्यू 2 हो गया। अब एक तीसरा टर्म आता है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ R1, यानी R1 किस में से लिया गया है, तो R1 इसका मतलब हुआ कि सुपर सेट ऑफ रेंज। रेंज का जो सुपर सेट होगा, तो रेंज किस में, सुपर सेट ऑफ डोमेन, सुपर सेट ऑफ डोमेन, यानी डोमेन के एलिमेंट जिस सेट में से लिए गए हैं, या यूँ कहिए कि पहला सेट अगर ए से बी में कहा जा रहा है, तो सेट ए जो होगा वो आपका कोडोमेन कहलाएगा, डोमेन के साथ वाला, यानी डोमेन जिसमें से पिकअप किए गए हैं। तो डोमेन का सुपर सेट जो भी होगा वो आपका हो जाएगा ये कोडोमेन। तो डोमेन का सुपर सेट क्या है, 1 2 था, तो 1 2 लिख दिए, और इसी को हम लोग सेट ए नाम दिए हुए हैं, तो ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रेंज, डोमेन और कोडोमेन निकालना। देख लिए यहाँ कोडोमेन ऑफ R2 भी लिखेंगे, तो वो भी R2 का एलिमेंट 2 लिया गया था, वो भी कहाँ से लिया गया था, 1 2 वाले सेट में से, तो इसका भी वैल्यू 1 2 और इसको ए लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोडोमेन जो होता है तो पहले वाला सेट होता है, डोमेन उसमें से जो जो एलिमेंट यूज किए गए हैं प्री इमेज के लिए वो होते हैं, और रेंज होता है हमेशा इमेज का सेट। तो 11th क्लास में हम लोगों को बेसिकली इतना ही पढ़ना है। इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन जो होते हैं, तो टाइप ऑफ रिलेशन आपको बेसिकली 12th में पढ़ना है। इसमें 1-2 का हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपको NCERT बुक उठाइएगा तो उस बुक में आपको बस इतना ही से मतलब है। फिर 12th में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा उसके टाइप्स। तो इसी में जैसे ए से बी में हमने रिलेट किया, तो वैसे ही ए से ए में भी, चूँकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए से ए का भी निकालते हैं, तो हम रिलेशन भी ए से ए में कर सकते हैं। तो जब ए से ए में कोई रिलेशन किया जाता है, यानी जब कोडोमेन और रेंज ये दोनों एक ही होते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों सेम होते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ये बाइनरी रिलेशन। जब एक ही सेट में से आपके रेंज और डोमेन दोनों यूज किए जा रहे हों, तो उनको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन। के लिए लिख सकते हैं बाइनरी रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी इसका कोडोमेन भी ये होगा, रेंज के भी एलिमेंट जो लिए जाएंगे वो ए में से ही लिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन। अब
उसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया, ये बाइनरी रिलेशन का टाइप होता है कि अ रिलेशन that contains elements only in the form of AA के ऑर्डर पेयर में ए हो, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो, केवल वही एलिमेंट रहे। और एक सिंबल यूज करते हैं, भी लिख करके ऐसे काट देते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल, चाहे फॉर ईच, इसका मतलब होता है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये हो जाता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि a इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो R एक लिया गया, 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। तो इस तरीके से ये रिलेशन जो होता है, इसमें 1 का भी रिपीटेड मोड में हुआ है, यानी ए के रूप में आया, फिर 2 वाला भी एलिमेंट 2 2 के रूप में आया, फिर 3 वाला एलिमेंट भी 3 3 के रूप में आया। यानी सेट में जो जो एलिमेंट दिए गए हैं उस सारे के सारे एलिमेंट यहाँ रिपीटेड मोड में लिखे गए हैं। तो ये रिलेशन जो हुआ हमारा एक बाइनरी रिलेशन हुआ, और ये आइडेंटिटी रिलेशन, और इस आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग IA से डिनोट करेंगे। तो ये ए सेट के लिए आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो IA का मतलब सेट ए के लिए आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या ध्यान देना है कि सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट रिपीटेड मोड में होंगे। तो इसमें दो बात होती है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई भी नहीं होता है, और इसका कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता है जिसका ऑर्डर पेयर रिपीटेड मोड में नहीं हो। तो ये कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो हर आइडेंटिटी रिलेशन बाइनरी रिलेशन होता है, लेकिन हर बाइनरी रिलेशन का आइडेंटिटी रिलेशन होना जरूरी नहीं है। अब जैसे 1 1 अगर लिख दे केवल, तो 1 1, जैसे मान लो कि R2 को ले लिए रिलेशन, यहाँ पर 1 1, तो ये 1 1 जब लिए हैं तो ये इज अ बाइनरी रिलेशन। ये बाइनरी है रिलेशन, बट not the identity relation। आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो एक गिवन सेट के लिए आइडेंटिटी रिलेशन एक ही होगा, उसका बाइनरी रिलेशन कई हो सकते हैं। तो ये बाइनरी और आइडेंटिटी की बात है। फिर आइडेंटिटी के बाद आता है उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। आप पारस अग्रवाल के बुक को बनाएंगे तो वहाँ पर इनका भी थोड़ा सा डिफिनीशन दिया हुआ है साइड बुक में, तो उनको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो उसमें हो जाता है जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देता है कि इसमें आपको मिलता है कि AA बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन में आपको पाया जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों में तो एक ही सिंबल यूज कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, केवल हर एक एलिमेंट रिपीटेड मोड में होगा, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी वाले सारे एलिमेंट तो रहेंगे ही, और साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समझने के लिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में प्रेजेंट इन reflexive relation but absent, always absent in identity relation, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि आइडेंटिटी रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि इसमें है कि ए बी बिलोंग करता है आर में, तो ये इम्प्लाइज करता है कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए दिया गया है तो उसमें अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी का मतलब कि दोनों एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, तो ए और बी बिलोंग कर रहा है तो उसमें बी और ए यानी उल्टा ऑर्डर में भी बिलोंग करना चाहिए। अगर सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं और एक भी छूट जा रहा है यानी ए बी के लिए बी ए एक जगह भी नहीं है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हर एलिमेंट के लिए अगर उल्टा और सीधा दोनों रूप में हो अगर ऑर्डर पेयर तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है। इसके बाद एक लास्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग लिखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसके लिए नियम है कि ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये क्या देता है कि ए सी भी बिलोंग करेगा आपको आर में। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी कोई ए बी सी तीन एलिमेंट लिए जा रहे हो, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अलग अलग हैं, यहाँ जो सेकंड है वो किसी न किसी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट के रूप में है अगर, और यहाँ भी कुछ हो सकता है, वो पहले का सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं तो ए और सी वाला भी ऑर्डर पेयर उसमें होना चाहिए यानी ए सी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये होगा तब हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। तो ट्रांजिटिव में ये चीज़ ध्यान देना है कि जैसे रिफ्लेक्सिव में देखे थे कि इसमें एक भी ऑर्डर पेयर वाला छूट जा रहा था तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता था। सिमेट्रिक में देखे कि एक जगह भी ए बी है लेकिन बी सी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज होगा। अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर ए बी और बी सी बिलोंग करने पर ए सी का होना जरूरी है, तब वो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन मान लीजिए कि ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं मिला, तो इन दैट केस द रिलेशन विल बी नॉट ट्रांजिटिव, अदरवाइज इन एनी केस द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी कहीं मिल रहा है और बी सी मिल रहा है लेकिन ए सी नहीं मिला तब उसको हम नॉट ट्रांजिटिव कहेंगे। लेकिन अगर ए बी मिला और बी सी नहीं मिला यानी कोई सेट है जिसमें सेकंड एलिमेंट से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो उस केस में भी उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा, वो नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है। ए बी बी सी पर ए सी मिले तो होगा ही, सबके लिए चेक करना है। उसके बाद अगर ए बी मिले लेकिन बी सी नहीं मिले तो उस केस में भी वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? तो जब ए बी हो बी सी हो लेकिन ए सी आपका नहीं हो। तो इस तरीके से रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स को भी हमने देख लिया। आप नोट करके इसको याद कर सकते हैं। अगर इतना याद रहेगा तो आपको 12th में भी समझने में बहुत आसानी होगी। अब इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं आपके रिलेशन में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जैसे दिया गया है आपको,
ये पहले मिटा लेते हैं हम लोग। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल्स टू एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक का है कि ए इक्वल्स टू दिया गया है 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक दिया गया है और आर डिफाइंड है कैसे, तो यहाँ पर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, यानी दोनों एलिमेंट आपको सेट ए का ही लेना है और तब हमको एक्स वाई के रूप में लिखना है। आपको रिलेशन मिलना चाहिए कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको आप रफ करने के लिए देख सकते हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू अगर 0 है तो इसको आप लिख सकते हैं कि माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3x, ये माइनस माइनस कटा देंगे तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3x हो गया। तो y इक्वल्स टू 3x हो गया और आपको ये दिया हुआ है कि x और y दोनों एलिमेंट इसी में से लेना है, सेट ए में से, यानी 1 से लेकर के 14 के बीच में ही लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि r इक्वल्स टू हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे x के जगह पर 1 लिखेंगे तो y कितना होना चाहिए यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू 3x है यानी 3 इंटू 1 तो 3 हो गया। ऐसे ही 2 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 लेंगे 9 हो जाएगा और 4 लेंगे तो 12 हो जाएगा और इसके बाद 5 अगर लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 इसमें नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। अब इसमें आगे कह रहा है कि इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज बताइए। तो ये डोमेन हो गया इसका कितना, डोमेन ऑफ आर। तो आर का डोमेन कितना हुआ, तो डोमेन का मतलब कि पहले एलिमेंट को लेना है। तो पहला एलिमेंट में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए। इसके बाद रेंज, तो रेंज ऑफ आर, तो ये कितना हो जाएगा, रेंज में केवल इमेज 3 6 9 12 ये हो गया। और इसके बाद कह रहा है को डोमेन, डोमेन को डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पर हम लोग डोमेन लिख देते हैं, को डोमेन, को डोमेन ये कितना हो जाएगा आर का। तो को डोमेन का मतलब तो जिस सेट में से लिए गया है तो सारा एलिमेंट तो हम लोग ए में से ही लिए हैं। तो को डोमेन इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट 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 14 और इसी को सेट ए लिख सकते हैं और तब रेंज आपका ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसी टाइप से अदर भी क्वेश्चन हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वहाँ पर हमेशा ध्यान में रखिए कि पहले जो रिलेशन दिया गया है उसमें नंबर के बारे में, उसके आधार पर आप पहले सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। जब रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो इसके बाद उसका डोमेन, को डोमेन, रेंज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ हिंट हम कर देते हैं। जैसे पहला दिया है टू मेक डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस दैन 4। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर एक्स के रूप में लेना है तो हम क्या लेंगे, 1 2 और 3। और y का वैल्यू दिया है कि x प्लस 5। तो जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y हो जाएगा 6, अगर x का 2 रखेंगे तो y 7 और x का 3 रखेंगे तो y हो जाएगा 8। 3 प्लस 5 2 प्लस 5 1 प्लस 5। तो इस तरीके से आपका सेट क्या होगा, रिलेशन क्या बना, तो 1 6 2 7 3 8। अब उस रिलेशन को आप लिख देंगे सीधे, जो दिया है पहले उसको वैसे लिख दीजिए लैंग्वेज में, उसके बाद उसका रोस्टर फॉर्म 1 6 2 7 3 8 लिख दिए। आप दिखाना भी चाहते हैं तो व्हेन x इक्वल्स टू 1 आप लिख सकते हैं, अगर दिखाना चाहते हैं तो
कि व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो y कितना हो जाएगा 1 + 5 यानी 6। ऐसे ही व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो y कितना हो जाएगा 2 + 5 यानी 7। और फिर वैसे ही व्हेन x इक्वल्स टू 3 तो y कितना हो जाएगा 3 + 5 यानी 8। तो इस तरीके से आप दिखा करके आप तभी लिख सकते हैं कि देयरफॉर r इक्वल्स टू आपका 1 6 2 7 3 8 ये हो गया। अब इसमें जब रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन में आपका 1 2 3 हो गया, को डोमेन में पूरा सेट हो गया। इसके बाद नेचुरल नंबर का n, और उसके बाद कहता है कि रेंज क्या होगा, तो रेंज में आप लिखेंगे कि 6 7 8। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 5 b इक्वल्स टू 4 6 9 डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाई r इक्वल्स टू x y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो x एंड y इज ऑड है तो आपको x लेना है a में से, y लेना है b में से, या दोनों का ऐसा लेना है कि जिसका ऑड डिफरेंस है। तो जैसे 1 का 4 से करेंगे तो 1 का 4 से 3 आएगा, ऑड हुआ तो 1 4 हो सकता है, फिर 1 6 हो सकता है, 1 9 नहीं होगा। फिर उसके बाद 2 4 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 2 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 4 3 6 हो जाएगा, और फिर 5 4 5 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। फिर आपका फिगर में दे रहा है कि P और Q के बीच में है राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 है और 3 है, फिर 6 है 4 है 7 है 5 है। तो रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट लिख देंगे कि 5 3 6 4 7 5। आज अब इसी को हमको लिखना पड़ेगा बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x, और उसमें y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो x - 2 करने पर सीधा देख रहे हैं तो y इक्वल्स टू x - 2, एंड उसमें दे देंगे कि नेचुरल नंबर है x, तो x आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो वहाँ पर इंडिकेट क्या कर सकते हैं कि y x सच दैट x y सच दैट y इक्वल्स टू x - 2, और x y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू दिया है आपको 5 6 7, यानी 4 से ज़्यादा हो गया। चाहे 5 लिखेगा तो 5 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आपका रिलेशन ये हो गया डिफाइन तो बिल्डर फॉर्म में। अब इसके बाद कहता है कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन इसका कितना होगा, तो डोमेन हो जाएगा 5 6 7 सबका एक एक है, और रेंज कितना हो जाएगा तो 3 4 5। इसके बाद कहता है डोमेन और रेंज पूछ रहा है। फिर आगे वाले रिलेशन में भी यही है कि ए है, ए बी के रूप में आपको लिखना है, जबकि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो अब लिखेंगे तो 1 1 तो हो जाएगा, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होता है, मतलब ए से बी को डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 1 1 2 1 3 1 6 जो भी दिया है उसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है कि 2 से जब लिखेंगे तो 2 2 2 4 2 6 हो जाएगा। 3 से लिखेंगे तो 3 3 3 6, फिर 4 4 और 6 6। तो इतने हो गए रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद डोमेन निकाल दीजिए, रेंज निकाल दीजिए। बाकी 1 2 क्वेश्चन भी हैं, तो वही चीज़ है कि आपको डोमेन और रेंज निकालना है। तो इस तरीके से रिलेशन के बातों को समझ करके, उसके टाइप्स को समझ करके और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना लीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसमें फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन में भी फंक्शन का डिफिनीशन और कोई डिफरेंट टाइप के फंक्शन, उनके कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं, और उसके बाद उसमें भी बेसिकली ये फंक्शन का वैल्यू निकालना है। और कहीं कहीं एक आध जगह मिलेगा आपको रेंज डोमेन निकालने के लिए। तो रेंज डोमेन और को डोमेन के लिए जो रिलेशन में डिफिनीशन है वही डिफिनीशन होगा, केवल वैल्यू उसका अंतर होगा। और वैल्यू में हम लोग फंक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो देखेंगे कि वो वैल्यू किस टाइप से लिया जाता है।
तो आप चैनल को देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलते रहें और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। और चैनल को देखते रहिए। इसमें हम लोग पहले NCERT को लेकर के केमिस्ट्री में और मैथ में चल रहे हैं और उसको सिंप्लीफाइड तरीके से, ईजी अंडरस्टेबल तरीके से आपको समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप ईजी वे में उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और जब कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो उसके बाद जब उससे एडवांस लेवल की बात करेंगे, JEE मेंस और IIT वगैरह की भी बात करेंगे, आगे उसके भी कुछ टॉपिक्स देंगे हम लोग। लेकिन पहले हमारा मेन फोकस है कि आप 11th-12th के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से NCERT को स्टडी करते हुए उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, ताकि आगे बढ़ने में, आगे के प्रैक्टिस में आपको दिक्कत नहीं हो। तो चैनल से बने रहिए और लोगों को बढ़ाइए।